नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं मेडिसिन फॉर किडनी फेलियर। इसी सेगमेंट में हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की, मतलब बीपी को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ जो है वो किडनी फेलियर में इस्तेमाल की जाती है। उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम और इस सेगमेंट में दूसरी दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है इसमें एंटी डायबिटिक। जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज एक लीडिंग कोज होता है किडनी फेलियर की जो समस्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज होगी, किडनी फेलियर होगी, उसमें डायबिटीज एक लीडिंग कोज होता है। उस कोज को कम करने के लिए, डायबिटीज टाइप 2 को मैनेज करने के लिए ओरल के अंदर कई प्रकार की दवाइयाँ यूज होती है। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जिनके मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पे। मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, टेनेग्लिप्टिन, ग्लिपिजाइड एक्सेट्रा। ये मेडिसिन जनरली डायबिटीज में यूज की जाती है ताकि जो किडनी फेलियर के मरीज है उनमें ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके। अब उसमें सबसे विशेष बात होती है डायबिटीज़ में, वो होती है HbA1c। ये एक स्पेसिफिक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है जो हमको ये बताता है कि हमारा जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में है या नहीं। और दूसरी बात ये क्या बताता है कि एवरेज अमाउंट ग्लूकोज की कितनी है जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुई है। अब इसमें हमने कंपैरेटिवली स्टडी कर रखी है जो फास्टिंग ब्लड शुगर है और HbA1c के बारे में। इसमें 3 प्रकार के कैंडिडेट आएंगे, नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 से नीचे है mg पर डेसीलीटर से, तो HbA1c की जो है एवरेज बिलो 5.7 आती है, यानी अच्छा कंट्रोल कर रखा, आपको डायबिटीज नहीं है। दूसरी कंडीशन आती है जब फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 से 125 के बीच में आता है, उस समय HbA1c की जो रेंज है 5.7 से 6.4 आती है परसेंट में। उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक का मतलब क्या होता है कि वो जो पर्सन है उसमें ब्लड में शुगर का लेवल तो ज़्यादा है लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको डायबिटिक कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर उसने कंट्रोल नहीं किया इस चीज़ को तो वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका फास्टिंग यानी खाली पेट अगर ब्लड शुगर लेवल 126 mg पर डेसीलीटर और उससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक की श्रेणी में आ जाओगे। उस समय जो आपका HbA1c है वो 6.5% और उससे ज़्यादा होगा। इस मतलब आपका जो डायबिटीज़ है उसके ऊपर आपका पुअर कंट्रोल है, आप डाइट से या और किसी तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। उस कंडीशन में इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। अब डायबिटीज की कंडीशन ऐसी है कि इसमें कई बार ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से नीचे चला जाता है। कई बार ज़्यादा तो रहता ही है लेकिन कई बार जो है ग्लूकोज है नॉर्मल से नीचे चला जाता है। वो भी किडनी की डिजीज़ में काफ़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कई लोग जैसे फ्रूट जूस ले लेते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे ऑरेंज जूस ले लिया, तो उस ऑरेंज जूस कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या है कि ऑरेंज जूस में होता है पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में, और पोटेशियम अगर किडनी पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है तो उसमें हार्ट की समस्याएँ या हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर ग्लूकोज का लेवल नीचे फॉल होता है तो आपको अगर जूस यूज़ करना है तो एप्पल जूस यूज़ कर सकते हो। उसमें पोटेशियम का लेवल है वो नॉर्मल से कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज। या जहाँ तक हो सके ग्लूकोज की आप टैबलेट यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपना ब्लड का ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल कर सकते हो। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है किडनी पेशेंट में, उनमें क्या है, ब्लड नहीं बनता। तो ब्लड बनने के लिए हमारे पास कई कारण होते हैं जिस वजह से ब्लड नहीं बनता। मेन जो रीजन है वो है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किडनी से रिलीज होता है। जैसे जैसे किडनी डैमेज होती जाती है एरिथ्रोपोएटिन की रिलीज जो है किडनी से निकलनी कम होती है, और जैसे जैसे एरिथ्रोपोएटिन कम निकलता है तो बोन मेरो से आरबीसी नहीं बन पाती और हमारी बॉडी में जो है आरबीसी यानी ब्लड की कमी आ जाती है, और उसी हिसाब से हीमोग्लोबिन भी हमारा नीचे गिरता जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आरबीसी के अंदर होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल्स तक लेके जाता है, और उसी वजह से फिर नेफ्रॉन में डैमेजिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे नहीं कर पाता जितनी हमारी नेफ्रॉन को कार्य करने के लिए चाहिए होती है। तो एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन
हम लगवा सकते हैं। एरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन वीकली लग सकता है, 15 दिन से लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस ऑफ किडनी डिजीज में। एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक बात यह है कि जब भी इसका इंजेक्शन IM लगता है इंट्रामस्कुलर, उस कंडीशन में उस जगह पे कुछ समय के लिए पेन रह सकता है, तो वो कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है, वो ठीक हो जाता है कुछ समय के साथ। और दूसरी इसमें क्या, कई पेशेंट में देखा गया कि एरिथ्रोपोएटिन जो है तो थोड़ा बहुत एरिथ्रोपोएटिन BP को भी रेज कर देता है। और दूसरा, हम ब्लड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आयरन के सप्लीमेंट लेकर। अब आयरन के सप्लीमेंट 2 तरीके से लिए जा सकते हैं, ओरल यानी टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में, IV यानी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन की फॉर्म में। ओरल अगर आप लेते हो तो इसमें जनरली जो है फेरस सल्फेट लिया जाता है, लेकिन किडनी पेशेंट जो होते हैं उनमें एक समस्या कॉमन होती है कि उसमें आयरन का अब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाता जितना नॉर्मल पेशेंट में होता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जनरली जो है आयरन के इंजेक्शन ही IV दिए जाते हैं, ताकि ब्लड के अंदर जो है आयरन की मात्रा पूरी बनी रहे, जिससे RBC की सिंथेसिस हो सके और हीमोग्लोबिन की कमी ना आ सके, और हमारी बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन सही रहे और ऑक्सीजन जो है सेल्स तक पहुंचती रहे, जो नेफ्रॉन तक, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। एक थर्ड कैटेगरी जो इसके अंदर यूज होती है वो फॉस्फेट बाइंडर। कई बार क्या होता है कि ब्लड के अंदर फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें वो फॉस्फेट का लेवल कम करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है कि अगर फॉस्फेट का लेवल हम कम करेंगे तो किडनी पेशेंट में जो ईचिंग होती है ना, ईचीनेस, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, और हार्ट की प्रॉब्लम कम हो जाती है अगर ब्लड में फॉस्फेट लेवल कम है। साथ के साथ बोन के अंदर जो वीकनेस आ रही है, ठीक है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि फॉस्फेट का भी बोन के अंदर एक अच्छा रोल होता है। अब फॉस्फेट बाइंडर जैसे कैल्शियम आ गया, एडकॉल, ये जनरली हम फॉस्फेट बाइंडर यूज करते हैं। और इनमें होता क्या है, इसमें मेनली क्या तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम एसीटेट इसके अंदर पाया जाता है, इनमें कैल्शियम और एडकॉल के अंदर फॉस्फेट बाइंडर के रूप में। अब फॉस्फेट बाइंडर में मेन चीज़ होती है कि इनको लिया कैसे जाता है। ये होते हैं कि जो हम फूड खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, उसके अंदर जितना भी फॉस्फेट है उसको बाइंड करना इनका काम होता है, ताकि वो ब्लड में ना जा सके। तो उसके लिए या तो इनको खाने के साथ लिया जाता है फॉस्फेट बाइंडर को, या फिर खाने से 15 मिनट पहले ले सकते हो, ताकि जो भी डाइट में फॉस्फेट है उसको बाइंड करके ब्लड में ना जाने दे, जिससे हमारे ब्लड में फॉस्फेट का लेवल कम रहे, बढ़े ना, और हम ये जो समस्याएं आ रही हैं इनसे छुटकारा पा सके, आगे भविष्य में जाके किडनी पेशेंट को ये दिक्कत ना हो। और इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी होती है कि और जो भी मेडिसिन ले रहे हो आप किडनी की, उसमें और फॉस्फेट बाइंडर लेने के बीच में ड्यूरेशन बढ़ा के रखना होता है, क्योंकि ये दूसरी दवाइयों के एब्जॉर्प्शन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जिससे उनका इफेक्ट है वो कम हो जाता है। अगला इसमें आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नोडोसिस की जैसे टैबलेट यूज करते हैं किडनी पेशेंट में, ये एक तरह का एल्कलाइजर होता है। जनरली ये गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये ब्लड के अंदर भी pH को रेज करता है, इसलिए जितने भी एसिड बिल्डअप होते हैं ब्लड के अंदर, उस एसिड बिल्डअप को ये कम करता है। एसिड की जो अमाउंट है उसको ये कम कर देता है, और एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। जैसे यूरिक एसिड और अदर एसिड होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे किडनी में एसिडोसिस या एसिड की अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ती नहीं है। स्टेटिन्स वो ड्रग होती है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है उससे BP रेज कर जाता है, जो किडनी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। अब स्टेटिन्स में हम यूज कर सकते हैं, जैसे अटोरवास्टेटिन यूज करते हैं, अटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन यूज करते हैं, रोजुवास्टेटिन भी यूज करते हैं, रोजुवास्टेटिन ये यूज करते हैं। स्टेटिन्स में बेस्ट जानकारी ये होती है स्टेटिन के बारे में कि इनको इवनिंग या नाइट टाइम पे लिया जाता है। मेनली अगर इवनिंग ना छोड़ के नाइट टाइम पे लोगे ना तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न उसका ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है ना, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है ना, वो नाइट के टाइम पर पीक लेवल के ऊपर बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की जो सिंथेसिस होती है वो नाइट के टाइम पर होती है। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है HMG कोएंजाइम A, वो एक्टिव होता है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नाइट के टाइम पे बनाता है। उस समय अगर ये मेडिसिन दी जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। और दूसरी दवाइयों के साथ इसको नहीं दिया जाता, क्योंकि काफ़ी दवाइयों के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं स्टेटिन्स। आगे विटामिन D। अब विटामिन D का तो किडनी में वैसे प्रोटेक्टिव रोल भी है, साथ के साथ किडनी
क्या करती है कि विटामिन डी को अगर एक्टिव फॉर्म यानी कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट करना है तो वो काम विटामिन किडनी का होता है। जब किडनी में डिजीज हो जाती है तो वो उस विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उस वजह से क्या है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि कैल्सिट्रायोल बनने के बाद वही कैल्सिट्रायोल हमारी डाइट से विटामिन डी को अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लेके आता है। इसलिए जो किडनी पेशेंट है उसके अंदर विटामिन डी की सप्लाई भी पूरी होनी चाहिए। जनरली कोलीकैल्सिफेरॉल के सैचेट वीकली या डॉक्टर अपने पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उनको प्रिस्क्राइब करता है और रेगुलरली वो यूज किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।